हेलो नमस्कार जय हिंद। स्वागत सभी का अधिका मंत्रा के यूट्यूब चैनल पर। और मैं विकास गुप्ता हाजिर हूँ आपके बीच एक नए वीडियो के साथ, जहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं पीजीटी कॉमर्स और टीजीटी कॉमर्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हायर परचेज। यहाँ पर जितने भी हमारे पीजीटी कॉमर्स के एग्जाम्स हैं, अच्छा यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको कंटिन्यू करने से पहले एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो हम कॉन्सेप्ट्स कर रहे हैं ये केवल किसी स्पेसिफिक पीजीटी कॉमर्स के लिए नहीं है। जैसे यूपी पीजीटी या यूपी टीजीटी के आप DSSS में चले जाएं, आप केवीएस में चले जाएं। हालांकि केवीएस का जो सिलेबस था वो शेड्यूल्ड हो गया था। इससे पहले के जो केवीएस थे आने वाले, चाहे आप रीट में चले जाएं, चाहे आप DSSS में चले जाएं, चाहे आप जीआईसी में चले जाएं, जीआईसी में भी ये टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। चाहे आप एलटी ग्रेड में चले जाएं, चाहे आप जो है एमपी में चले जाएं, एमपी वर्ग वाला जो पे एग्जाम होता है आपका, चाहे आप मतलब कोई भी आपका पीजीटी कॉमर्स है। देखिए, पीजीटी कॉमर्स का मतलब होता है दैट दे विल चेक योर नॉलेज अप टू द मास्टर लेवल। और वहां से उन्होंने क्या किया है कि 11th 12th के साथ साथ कुछ टॉपिक्स बीकॉम बैचलर डिग्री के उठाए और कुछ टॉपिक जो है वो मास्टर्स डिग्री के उठाते हैं। तो ये जो टॉपिक्स है ये वहीं से रिलेटेड है। और ये जितने भी आपके पीजीटी लेवल के एग्जाम्स होते हैं वहां पर ये सभी आपको बहुत सपोर्ट देते हैं। अब जैसे हायर परचेज है, हायर परचेज से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएंगे। जैसे आपसे इंटरेस्ट पूछ लेगा, आपसे कैश प्राइस अमाउंट पूछ लेगा, आपसे किसी भी पर्टिकुलर ईयर की क्या इंस्टॉलमेंट बन रही है वो आपसे पूछ लेगा। कुछ भी नहीं तो आपसे हायर परचेज के बारे में कोई स्टेटमेंट पूछ लेगा कि बताइए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हायर परचेज के लिए सही है। तो ये इनमें से 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाने हैं। आप अगर प्रीवियस पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको हायर परचेज से रिलेटेड, इंस्टॉलमेंट पेमेंट्स मेथड से रिलेटेड, है ना, क्रेडिट सेल से रिलेटेड, है ना, क्रेडिट परचेज से रिलेटेड, यहाँ से रिलेटेड आपको 2 से 3 क्वेश्चन 101% आपको आपके एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए। तो इसीलिए आज हमने ये वाला टॉपिक चुना है। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बेसिक जो है चीज़ें हमें पता होनी चाहिए, बेसिक अमाउंट्स हमें निकालनी आनी चाहिए। अगर वो हमें आता है तो वो बहुत सफिशिएंट है। क्यों? क्योंकि एग्जाम में केवल जो रिक्रूटमेंट एजेंसी है वो केवल ये देखना चाहती है, जो गवर्नमेंट है वो केवल ये देखना चाहती है कि क्या ये उस लेवल की नॉलेज अपने पास रखते हैं या नहीं रखते हैं। क्योंकि आज की डेट में कॉमर्स एक ऐसा जो है क्षेत्र बन गया है जहां पर आपको हर फील्ड से रिलेटेड इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। बच्चे आज की डेट में एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो वो आपसे सीधा सवाल करते हैं कि सर ऐसा है कि ये दो लोग हैं, एक व्यक्ति बिजनेस करना चाहता है और एक व्यक्ति की जमीन खाली पड़ी है, तो क्या उस व्यक्ति की जमीन का यूज किया जा सकता है? किया जा सकता है। तो कैसे किया जा सकता है? तो आपके लिए फिर उस चीज को बताना जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप खुद कॉमर्स के टीचर बनने जा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? अगर आप जो फ्रेमवर्क है अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप का, आप उसमें देखेंगे तो जो बच्चे हैं उनको कॉमर्स दी ही इसलिए जाती है ताकि वो आने वाले समय में क्या कर सकें, अपनी कॉमर्स को, अपनी अकाउंटिंग को, अपनी मार्केटिंग स्किल्स को क्या कर सके, इतना मॉडिफाई कर सके कि वो छोटा मोटा व्यापार और उन चीज़ों को समझ सके, कंपेयर कर सके। तो ये नॉलेज हमारे पास होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए वो इस चीज़ को टेस्ट करते हैं। तो आज हम यही चीज़ सीखेंगे कि हायर परचेज होता क्या है। आप समझ रहे हो? हायर परचेज होता क्या है, कैसे किसी भी वस्तु को खरीदा जाता है, कैसे उसकी इंस्टॉलमेंट बनती है, कैसे उसका प्राइस डिसाइडेड होता है, ये सारी चीज़ें जो है आज हम समझने वाले हैं। तो ये वाला जो वीडियो है वो आपके लिए अच्छा, ये जनरली भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन जनरल लाइफ में जैसे गाड़ी खरीदने के लिए जाना है तो कभी भी हम गाड़ी खरीदने के लिए लमसम पेमेंट नहीं करते, हम डाउन पेमेंट करते हैं, फिर इंस्टॉलमेंट पेमेंट करते हैं, तो उसको हायर परचेज ही तो कहा जाता है। तो ये जनरली भी जो है कॉन्सेप्ट अप्लाइड होता है हमारी जनरल लाइफ में भी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस मेथड को डेली बेसिस पर यूज करते हैं। अब कैसे यूज होता है वो चीज़ हम यहाँ पर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो, जहाँ पर हम सीखेंगे अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज और उससे रिलेटेड कुछ इंटरेस्टिंग टर्मोलॉजीज भी आज हम सीखने वाले हैं, जो आपको डेफिनेटली क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और जो भी नए बच्चे हैं वो पीछे के जितने भी वीडियोस हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको जरूर देखिए, नोट्स बनाइए, रिवीजन कीजिए। बहुत बेनिफिट आपको आपके एग्जाम में मिलेगा। हो सकता है आपको अभी लग रहा हो कि यार क्या होगा, बट ये जो आपका कंसिस्टेंसी 1 आवर आप मुझे दे रहे हैं ना, इसका आउटपुट बहुत तगड़ा निकल के आने वाला है इन फ्यूचर में। आप चाहे तो देख लेना, ठीक है।
चलिए वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिए फटाफट से सभी लोगों के साथ, रुकने नहीं चाहिए शेयर, और एक लाइक मेरे लिए भी कर दीजिए यार। अब तुम लोगों के लिए इतनी सारी मेहनत करके ऐसे बढ़िया बढ़िया से कॉन्सेप्ट्स लेकर के आ रहा हूँ, है ना, और इतनी इजी वे में उनको कस्टमाइज कर रहा हूँ कि सारा कुछ आपको थोड़े से में ही क्या आ जाए, सिमट जाए और सब कुछ आ जाए उससे रिलेटेड। तो एक लाइक तो बनता है और एक शेयर भी बनता है, तो फटाफट से शेयर मार दो। चलो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक, और ये रहा आपके सामने हमारा पहला स्लाइड। तो सबसे पहले हायर परचेज समझ लेते हैं कि हायर परचेज होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ये एक लीज अकाउंटिंग जो होती है हमारी, उसका एक हिस्सा है, और इसको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 के अंडर इसको क्या किया जाता है, रिकॉर्ड किया जाता है। तो पहला एमसीक्यू तो यही तैयार हो गया आपका, है ना, आ गया मजा। हायर परचेज या लीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 90। अब हायर परचेज होता क्या है, सपोज करो मैंने कोई गाड़ी खरीदी, ठीक है, अब मैंने गाड़ी खरीद ली हायर परचेज के अंडर में, तो वो क्या करेगा, मेरे से डाउन पेमेंट ले लेगा। क्या कर लेगा, मेरे से डाउन पेमेंट ले लेगा, और बाकी का पेमेंट कैसे लेगा, जैसे सपोज करो 4,78,000 रुपए की गाड़ी बनी, मान के 14,78,000 की गाड़ी बनी, या 15 लाख की ले लो, चलो 15 लाख की ले लो, है ना, उसको इजी हो जाएगा। 15,78,000 की गाड़ी बनी, इसमें से 78,000, 15,78,000 माने 15,78,000, इनमें से 78,000 का क्या चला गया, डाउन पेमेंट चला गया। बोलो क्या चला गया, डाउन पेमेंट। कितना अमाउंट बच गया, 15 लाख, 15 लाख। अभी जो 15 लाख हैं इन्हें 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में मैं ले रहा हूँ, तो कितना हो गया, 3 लाख ईच हो गया। कितना हो गया, 3 लाख ईच। अब ये जो 3 लाख ईच है, इसमें क्या है, इसमें इंटरेस्ट एडेड है। अब मुझे इस इंटरेस्ट की भी अमाउंट पूछ सकता है, या इस पे कितना इंटरेस्ट, ठीक है ना, इसमें कैश प्राइस कितना होगा वो भी मेरे से पूछ सकता है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पर हम यही चीज सीखते हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपके हायर परचेज सिस्टम की। तो देखो यहाँ पर किराया खरीद क्या है, कोई भी महंगी वस्तु को खरीदने की एक व्यवस्था है जहां पर खरीदार क्या करता है, पहले डाउन पेमेंट करता है और फिर शेष राशि का भुगतान ब्याज की किस्तों के साथ करता है। माने किस्त के साथ क्या होगा, ब्याज होगा, ठीक है। जैसे 3 लाख रुपए थे तो उसमें क्या है, ब्याज इन्वॉल्व होगा, पहली चीज। किराया खरीद क्या होता है, ये बेसिकली जो है एक मिनट ये सेम ही हो गया है। तो हायर परचेज एग्रीमेंट आर नॉट सीन एज एन एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट। इसको हम क्रेडिट का एक्सटेंशन नहीं मान सकते। इसको हम ये नहीं कह सकते कि हम क्रेडिट परचेज कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि दोनों के लिए जो रूल्स हैं वो क्या होंगे, अलग होंगे। अब एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट माने क्रेडिट परचेज का क्या नियम होता है वो मैं आपको बताऊंगा। बस बेसिकली इसमें एक चीज ध्यान में रखिए कि जैसे हमने हायर परचेज के अंडर कोई सामान खरीदा तो उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। क्या, उसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर हमने सेल के अकॉर्डिंगली क्या करा है, परचेज करा है, मैंने क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज के अकॉर्डिंग, क्रेडिट परचेज ही समझो इसको, क्रेडिट परचेज में हमने खरीदा है तो इसमें जो आपकी ऑनरशिप है वो उसी ही वक्त क्या हो जाती है, ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब ये है कि सपोज कीजिए कि आपकी कोई गाड़ी है ना भाई। देखो ड्राइंग तो मेरे पे आती नहीं है, बस ऐसे ही समझ लेना। ये कोई गाड़ी है ना, ये जो गाड़ी है इसको खरीदने के 2 मेथड हैं। एक तो आपका हायर परचेज है और एक आपका सेल है, ठीक है। तो ये सपोज करो रवि है, रवि ने हायर परचेज के अकॉर्डिंग गाड़ी खरीदी तो इसकी ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। लेकिन अगर यहाँ पर कोई मोहन है और मोहन ने क्रेडिट सेल के अकॉर्डिंग गाड़ी खरीदी है तो इसकी ऑनरशिप उसी वक्त क्या कर दी जाएगी, ट्रांसफर कर दी जाएगी। तो इसीलिए हायर परचेज एग्रीमेंट को कभी भी हम जो है एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट नहीं कहते हैं। क्या यहाँ तक ये वाली बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। एक किराया खरीद ये आ गया, देखो, एक किराया खरीद समझौते में स्वामित्व अधिकार को हस्तांतरित नहीं किया जाता जब तक कि सारे भुगतान नहीं किए जाते। मतलब जब तक 15,78,000 का पूरा पेमेंट नहीं आ जाएगा तब तक उस गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। किसके अंडर? अंडर हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग। क्लियर है ये वाली बात? नेक्स्ट, किराए पर खरीद समझौते आमतौर पर किसी भी आइटम को एकमुश्त खरीदने की तुलना में लंबे समय में अधिक महंगे साबित होते हैं। मतलब क्या है, हायर परचेज एग्रीमेंट यूजुअली प्रूव टू बी मोर एक्सपेंसिव। क्यों एक्सपेंसिव क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें जो है इंटरेस्ट ऐड हो जाता है।
क्या ऐड हो जाता है इसमें, इंटरेस्ट ऐड हो जाता है। तो जो चीज़ आपको मिल रही थी, जैसे सपोज करो आपका कोई आपकी गाड़ी है, वो गाड़ी आपको 14 लाख की पड़ रही है, लेकिन आप जब उसको डाउन पेमेंट और हायर परचेज से खरीद रहे हो तो वो आपको कितने की पड़ रही है, 15,78,000 की, 15,78,000। तो इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं 1,78,000 का आपका क्या इंक्लूड हो गया, इंटरेस्ट इंक्लूड हो गया, जिसकी वजह से आपका जो आइटम है, माने आपकी जो गाड़ी है, वो और भी ज्यादा क्या हो गई, कॉस्टली हो गई। क्या ये वाली बात समझ में आ गई आप लोगों के? देखिए, अगर कहीं पर भी किसी भी तरह का कोई डाउट है, प्रयास मेरा यही है कि आप आसानी से उस चीज़ को क्या है कर लें, लेकिन फिर भी अगर कहीं पर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से उसे बेझिझक पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है और साथ साथ में आप कमेंट या मेल भी कर सकते हैं। क्लियर है? हायर परचेज सिस्टम समझ में आ गया? तो 3 बातें ध्यान में रखनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 है, डाउन पेमेंट होता है और इंस्टॉलमेंट के साथ क्या होगा, इंटरेस्ट इन्वॉल्व होगा। 3 बातें हो गई। चौथी बात क्या है, इसमें ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती जब तक फुल पेमेंट नहीं होगा। 5वीं बात क्या है इसमें, कि इसमें जो चीज़ें होती है वो कंपैरेटिवली कॉस्टली हो जाती हैं। ये बात ध्यान में रखना। अब हम इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस पढ़ लेते हैं, माने इसके फायदे क्या है और इसके नुकसान क्या है। तो इसमें एक तो फिक्स्ड मंथली पेमेंट होता है ना। फिक्स क्या होता है, मंथली पेमेंट होता है, भाई आपको हर महीने इसकी इंस्टॉलमेंट पे करनी होगी। अच्छा, क्वालिटी अफोर्डेबल होती है, क्वालिटेटिव चीज़ें होती हैं, क्वालिटी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाता। तीसरा क्या, क्रेडिट वर्थनेस इज नॉट कंसिडर, क्योंकि उसकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हो रही तो उनको आपकी क्रेडिट वर्थनेस से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक के थ्रू वो क्या होगा, सारा फाइनेंस क्रिएट होगा और वहीं के थ्रू आपको क्या करना है, पेमेंट करना है ना। तीसरा क्या है, ब्याज दरें जनरली क्या होती हैं, कम होती हैं। इसके अलावा क्या है, अकोमोडेट्स रीपेमेंट एडजस्टमेंट, जो भी आप पुनर्भुगतान करते हैं मतलब रीपेमेंट करते हैं तो उसको क्या कर दिया जाता है, एडजस्ट कर दिया जाता है। तो इसके कुछ एडवांटेज हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, गुड्स कैन बी रिपोजेस्ड, जो माल है उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है। जैसे सपोज करो आपने कोई गाड़ी खरीदी है ना, आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, लेकिन आपने उस इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया, आपने किसी इंस्टॉलमेंट, तो जो उसका रियल ऑनर है उसके पास ये अधिकार होता है कि वो आपका माल वापस ले ले, तो वो माल को वापस ले सकता है। तीसरा क्या है, स्वामित्व क्रय विक्रेता से संबंधित है, मतलब अगर मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी बेच रहा हूँ, तो वो केवल उसकी ओनरशिप, जब तक आप मुझे 15,78,000 का पेमेंट नहीं करते तब तक उस गाड़ी की ओनरशिप मेरे पास रहेगी। इसका मतलब ये है कि उस गाड़ी को आप तब तक बेच भी नहीं सकते और किसी को दे भी नहीं सकते। क्लियर है? इट इज़ एन एक्सपेंसिव वे ऑफ बाइंग इन द लॉन्ग रन, ये बड़ा महंगा है। क्यों? जैसे मैंने आपको बताया कि भाई वास्तव में जो मैं गाड़ी बेच रहा हूँ वो कितने की है, 14 लाख की, लेकिन क्योंकि आप हायर परचेज के अंडर में ले रहे हो तो इसीलिए वो आपको कितने की पड़ रही है, 15,78,000 की, लेकिन वास्तव में वो है कितने की। आप मुझे अगर कैश दोगे तो वो कितने की पड़ेगी, 14 लाख की। तो 1,78,000 रुपीज़ जो है वो किस चीज़ के हैं, आपके इंटरेस्ट के। तो इसी वजह से वो गाड़ी क्या हो गई, महंगी हो गई। तो अब आप सोचेंगे कि फिर सर इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के साथ ही क्यों खरीदा जाता है, लमसम। देखिए, किसी के पास जो जनरली गाड़ी वगैरह खरीदते हैं, जो बड़ी चीज़ें खरीदते हैं, तो इतना पैसा तो होता नहीं है। ये होता है कि भाई ठीक है हम ले लेते हैं, उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके क्या करते रहेंगे, पेमेंट करते रहेंगे। तो इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि वो चीज़ टाइम पहले आ जाती है और उसको हम यूटिलाइज भी कर पाते हैं। तो इसलिए वो कई चीज़ें ऐसी होती है जो हमें महंगी लेनी पड़ जाती है ना। अच्छा, बेशक आपकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं हुई है लेकिन उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, है ना। इसके अलावा उस पर डिस्काउंट बहुत कम होता है, मतलब ना के बराबर ही होता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना। क्लियर है? इसके बाद ना कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, जैसे क्या है, हायर वेंडर कौन होता है ना। हायर वेंडर मतलब जो विक्रेता है, माने मैं हूँ, है ना। जो भी गुड्स, जैसे मैं हूँ, आप मेरी गाड़ी खरीदने के लिए आ रहे हो तो मैं कौन हूँ, हायर वेंडर। हायर परचेजर कौन है, आप लोग, जिसको गाड़ी खरीदनी है ना। ठीक है ना, जिसको उसका उपयोग करने का अधिकार है, लेकिन उसका मालिकाना अधिकार किस पर रहेगा, मेरे पर ही रहेगा। डाउन पेमेंट का मतलब होता है कि जब आप और मैं, हम दोनों किसी समझौते के तहत आएंगे, या जब आप ये डिसाइड करेंगे कि आपको मेरी गाड़ी खरीदनी है, तो हम आपस में एक एग्रीमेंट करेंगे और उस एग्रीमेंट पर आपको एक निम्न राशि, माने स्मॉलेस्ट जो राशि है, उसका अमाउंट है, उसका पेमेंट करना होगा। वो जो अमाउंट कहलाती है वो ऑन दैट टाइम ऑफ एग्रीमेंट जो हायर परचेजर हायर वेंडर को देता है, उस अमाउंट को क्या कहा जाता है, डाउन पेमेंट कहा जाता है। क्लियर हो गई ये वाली बात। इसके बाद कैश प्राइस। कैश प्राइस का मतलब क्या होता है कि जितने में जो संपत्ति है, माने जो मशीन है, जो कार है,
उसको खरीदा जाता है, इसमें इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं होता। अब हायर परचेज प्राइस क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। क्या होता है, इसमें इंटरेस्ट भी इन्वॉल्व होता है। क्या इसको आप ये भी कह सकते हैं कि कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट, जो गाड़ी का प्राइस है प्लस इंटरेस्ट, ठीक है ना। इंस्टॉलमेंट क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का मतलब होता है कि जैसे 15,78,000 की आपने क्या करा, गाड़ी खरीदी, जिसमें से आपने 78,000 का क्या कर दिया, डाउन पेमेंट कर दिया। तो अब कितने का पेमेंट आपको मुझे करना है, 15 लाख का। तो मैंने इन 15 लाख को 5 ईयर्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो अब आप हर साल मुझे कितने का पेमेंट करेंगे, 5 या 15, 3 लाख रुपए हर साल आप मुझे क्या करेंगे, पे करेंगे। तो ये जो 3 लाख रुपए हैं, इसमें कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट शामिल है। और कैश प्राइस और इंटरेस्ट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, हम इंस्टॉलमेंट बोलते हैं। ये 6 टर्मोलॉजीज हैं एंड आई रियली होप कि ये 6 की 6 टर्मोलॉजीज आपके समझ में आ गई होंगी, ठीक है। देखिए, परेशान कहीं पर नहीं होना है, कहीं पर भी अगर कोई भी डाउट लगता है तो आप बेझिझक मेरे से कमेंट कर दीजिए, मैं बता दूंगा। एक होता है इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम क्या होता है, इसमें जनरली क्या करते हैं, जो ऑनरशिप होती है गुड्स की, पास्ड इमीडिएटली टू द बायर ऑन द साइनिंग ऑफ एग्रीमेंट। माने हम लोग हैं, आप हैं और ये मैं हूँ, हमने डिसाइड करा कि ये जो गाड़ी है ये हम खरीदने वाले हैं। अब ये जो गाड़ी हम खरीदने वाले हैं, तो मैं कौन हो गया, मैं एक तरह से वेंडर हो गया, वेंडर मैं ना बेचने वाला, और आप कौन हो गए, आप परचेजर हो गए, खरीदने वाले हो गए, ठीक है। आपने कहा कि मुझे ये गाड़ी दे दो, मैंने आपको ये गाड़ी क्या कर दी, दे दी, ठीक है। तो आपने कहा, मैंने आपसे कहा कि ये गाड़ी जो है 15,78,000 की है। तो आपने कहा ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, 78,000 ना आपको दे देता हूँ अभी, और 15 लाख क्या करता हूँ, मैं आपको इंस्टॉलमेंट में दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो लेकिन आपने कहा कि लेकिन मुझे साथ साथ में क्या चाहिए, इसकी ऑनरशिप भी चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर मैंने ऑनरशिप को भी क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। तो जहाँ पर मैं ऑनरशिप ट्रांसफर कर देता हूँ, वो कौन सा मेथड बन जाता है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम बन जाता है। इसको क्रेडिट परचेज के रूपों में भी जाना जाता है। और जब ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है तो उसको क्या बोला जाता है, हायर परचेज। इन दोनों में केवल और केवल यही एक डिफरेंस है, बाकी दोनों चीजें क्या है, बिल्कुल सेम है। हायर परचेज में ऑनरशिप ट्रांसफर नहीं होती है, जो परचेजर है उसको संपत्ति को बेचने का अधिकार नहीं होता है, क्लियर है, और उस पर डेप्रिसिएशन तो लगता ही लगता है क्या, ठीक है। लेकिन जो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम होता है, उसमें ऑनरशिप एग्रीमेंट के वक्त ही ट्रांसफर कर दी जाती है, और उसमें अब तो ऑनरशिप ट्रांसफर हो गई, तो जो परचेजर चाहे उसका वो कर सकता है, ठीक है। हायर परचेज में क्या होता है, हायर परचेज में अगर इंस्टॉलमेंट का पेमेंट नहीं किया है ना, तो जो वेंडर है वो गाड़ी को जब्त कर सकता है। माने आपने अगर पेमेंट नहीं किया इंस्टॉलमेंट का, तो मैं आपसे आपकी गाड़ी जब्त कर सकता हूँ। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं लेकिन आपके खिलाफ केवल और केवल क्या कर सकता हूँ, कानूनी कार्यवाही कर सकता हूँ। क्या ये बातें क्लियर हो गई, चलिए ठीक है ना। इसके बाद जब हम बात करते हैं क्रेडिट सेल की, तो एक आता है क्रेडिट सेल। कई बार ये यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि क्रेडिट सेल जो होता है वो किसके द्वारा रेगुलेटेड होता है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन रेगुलेशन 2012 में इसको रेगुलेट किया जाता है। इसका मतलब क्या है, द ऑनरशिप ऑफ गुड्स पास ऑन द परचेजर एज सून एज क्रेडिट सेल्स एग्रीमेंट इज मेड। जैसे ही एग्रीमेंट बनेगा वो ऑनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी, इवन इफ द परचेजर हैज नॉट मेड एनी पेमेंट येट, चाहे उसने कोई भी उस वक्त पेमेंट नहीं किया है, क्लियर। एग्रीमेंट होते ही ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू, अगर कोई अमाउंट ड्यू है और उसने अभी तक उसका पेमेंट नहीं किया है, तो हम क्या कर सकते हैं, लीगल एक्शन ले सकते हैं बायर के अगेंस्ट, लेकिन उससे उसका सामान वापस नहीं ले सकते। बायर कैन ट्रांसफर अ गुड ऑफ टाइटल टू अदर पार्टी। जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे मैं हूँ, मैंने आपको कोई गाड़ी ट्रांसफर करी, अब क्योंकि आपके पास ओनरशिप चली गई, तो आप ये गाड़ी जो है इसका टाइटल किसी और व्यक्ति को भी दे सकते हो। तो ये इस व्यक्ति से आप पैसे लेते रहोगे और वो भुगतान आप किसे करते रहोगे, मुझे करते रहोगे। तो ये कहलाता है क्रेडिट सेल। क्या ये वाली बात समझ में आ गई, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई दिक्कत मेरे ख्याल से तो नहीं होनी चाहिए। एक होता है हमारे लीजिंग। लीज का मतलब होता है पट्टे, जो हमने रॉयल्टी में पढ़ा था। लीजिंग क्या है, लीजिंग एक एग्रीमेंट है जहां पर एक पार्टी किसी भी संपत्ति को खरीदती है दूसरी पार्टी से, उसको यूज करने के बदले उसको एक अमाउंट देने का निर्णय करती है, जिसको हम क्या कहते हैं, लीजिंग कहते हैं या रॉयल्टी कहते हैं, ठीक है। इसमें ऑनरशिप जो होती है वो जो टाइप ऑफ लीज है उस पर डिपेंड करता है। जैसे सपोज करो कोई जमीन का टुकड़ा, जैसे हमने पहली क्लास में रॉयल्टी में पढ़ा था, अगर आपने रॉयल्टी नहीं पढ़ा तो आप एक बार रॉयल्टी पढ़ लेना। तो जैसे हमने रॉयल्टी में पढ़ा था कि भाई मेरे को ईंट का भट्टा लगाना है ना,
जो हमारी ब्रिक माइंस होती हैं, वो मुझे लगाना है। अब वहाँ पर जो है मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है कि भाई मेरे को अच्छा खासा वहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो मैंने जो है उसके जो रियल ओनर था उससे क्या बोला कि भाई ये ज़मीन ना आप मेरे को बेच दो, ये कंडीशन है। तो कहने का मतलब क्या, ये डिपेंड करता है लेसर और लीजी के ऊपर कि वो दोनों क्या डिसाइड करते हैं। और जो लेसर है माने जो पट्टे का रियल ऑनर है, वो जो पट्टे को यूज करने वाले माने संपत्ति को यूज करने वाले की बात से सहमत होता है या नहीं होता है, या उसकी जो अमाउंट दी जा रही है उसको, उससे वो सहमत होता है कि नहीं होता है। इसमें डाउन पेमेंट नहीं होती है, ये भी ध्यान में रखना। ये यहाँ पर मैंने क्यों लिया, ताकि इन तीनों के बीच में आपको मैं डिफ्रेंसिएशन कर सकूँ। एक टर्म और आती है, ये टर्म आपने आज से पहले नहीं सुनी होगी, जिसको बोलते हैं हाइपोथेटिकेशन। हाइपोथेटिकेशन का मतलब होता है गिरवी रखना। गिरवी रखने का मतलब होता है कि जैसे आपने डेप्ट लिया है ना, तो जब आपने डेप्ट लिया तो आपको कोई ना कोई संपत्ति क्या रखनी पड़ती है, गिरवी रखनी पड़ती है। तो उसी को क्या कहा जाता है, हाइपोथेटिकेशन कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, ये बेसिकली इसका पोजीशन माने इसका जो अधिकार है ना, इसका जो अधिकार है वो नहीं दिया जाता। जैसे सपोज करो मैं बैंक में गया लोन लेने के लिए, बैंक ने इसके बदले मेरे से संपत्ति रखवा ली, तो संपत्ति उसके पास है। अगर मैं लोन पे कर देता हूँ तो वो संपत्ति मुझे वापस मिल जाएगी, लेकिन अगर जो है मैं लोन का पेमेंट नहीं कर पाता हूं तो वो संपत्ति मुझे वापस नहीं मिलेगी। ये कुछ इस तरह से होता है। ठीक है ना। क्या होता है, ये कुछ इसी ही तरह से होता है। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है ये वाली बात। तो यहां तक हमने कुछ चीजें पढ़ी थी। देखो, एक तो हमने हायर परचेज पढ़ा था कि हायर परचेज क्या होता है, एक हमने पढ़ा था कि लीजिंग क्या होता है, एक हमने पढ़ा था कि जो हमारा क्रेडिट सेल क्या होता है, और एक हमने पढ़ा था इंस्टॉलमेंट पेमेंट मेथड क्या होता है। इन्हीं से रिलेटेड जो है क्वेश्चंस अक्सर वो आपसे पूछ लेता है, जो कि आपको क्या करने पड़ते हैं क्योंकि नंबर का सवाल है, और अगर नंबर का सवाल है तो फिर आपको तो उन्हें अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। अभी जो अब हम बात करने वाले हैं वो हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स की। तो जब हम न्यूमेरिकल्स की बात करते हैं तो और भी ज़्यादा बढ़िया वाली बात आ जाती है। बढ़िया वाली क्यों बात आ जाती है, अब वो देखो, क्योंकि न्यूमेरिकल से रिलेटेड अगर हमें न्यूमेरिकल आते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाता है उस क्वेश्चन को करना। तो देखो, एक क्वेश्चन मैं आपको अभी दे रहा हूँ बीच में। ठीक है, ये रहा आपके सामने इलस्ट्रेशन नंबर 1। इसमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें एक तो कैश प्राइस दिया हुआ है गाड़ी का, डाउन पेमेंट दिया हुआ है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट दी हुई है, सेकंड और लास्ट इंस्टॉलमेंट, और इंटरेस्ट दिया हुआ है। आपको इंटरेस्ट निकाल रहा है। आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसी जैसे 3 साल है ना भाई, 3 इंस्टॉलमेंट है ना, फर्स्ट सेकंड और लास्ट। तो इस आपसे इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि किस ईयर में या कौन से इंस्टॉलमेंट में कितना इंटरेस्ट जा रहा है। तो इसलिए हमें ये करना ज़रूरी होता है। अब देखो, इसमें ना पहले इंटरेस्ट का अमाउंट निकाल लेते हैं। तो इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकलेगा भाई, टोटल प्राइस आपके पास कितना है, 15,980। कितना है, 15,980 है आपके पास। ठीक है, माइनस, ठीक है ना। अब आप कितना पेमेंट कर रहे हो भाई, टोटल डाउन पेमेंट 4,000 का दिया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 6,000, 5,000 और 2, 6 और 5 11, 12 13 और 4 17,000 रुपये हो गए। कितने हो गए, 17,000 रुपये हो गए। तो इसका मतलब आप कितना एक्सेस दे रहे हो, 1,020 रुपये। तो ये जो 1,020 का अमाउंट निकल करके आया है, अब इसको ना मैंने केवल आपको ये बताया कि भाई देखो, कैश प्राइस इतना है और पेमेंट इतना कर रहे हो, तो आपका बैलेंस ज़्यादा आ रहा है 1,000। तो इसको इस तरह से लिख लीजिए अब कि भाई आपको 17,000 का पेमेंट करना है टोटल, लेकिन वास्तव में जो संपत्ति है, जो एसेट है, वो कितने की, 15,980 की। तो 1,020 जो है वो हमारे किसके हैं, इंटरेस्ट के हैं। क्लियर है। अब ये जो 1,020 रुपये का इंटरेस्ट लगा है वो कैसे कैसे लगा है, इसको हम टेबल फॉर्म में समझ लेंगे। देखो, इसको यहाँ से ना ध्यान से समझो। देखो, एक तो हो गया आपका, यहाँ पर पर्टिकुलर्स लिख लेता हूँ। कितना आ गया ये, 1,020 कैसे आया, 17,000 माइनस 15,980। यहाँ पर मेरी टेबल बन जाएगी। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ पर्टिकुलर्स। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा मेरा कैश प्राइस, यहाँ पर आ जाएगा मेरा इंटरेस्ट, और यहाँ पर आ जाएगा मेरा इंस्टॉलमेंट।
ठीक है। अब देखो सबसे पहले कैसे करेंगे, सबसे पहले हम टोटल देख लेते हैं ना, तो इसका मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, ग्रीन ले लेता हूँ। तो टोटल हमें कितना देना है, 15,980 देना है। कैश प्राइस 15,980 है ना। अब इसमें से आपने डाउन पेमेंट कितने की ली है, डाउन पेमेंट, तो आप कहोगे सर डाउन पेमेंट हमारी 4,000 की है, बहुत सुंदर। तो अब आपको कितने का पेमेंट करना है, 11,980 का पेमेंट करना है। क्लियर है। ये क्या बच गया आपका, ये बच गया आपका बैलेंस। क्या बच गया, ये आपका बैलेंस बच गया। ठीक है, 11,980। अब आप क्या करेंगे, अब आप पहली इंस्टॉलमेंट देंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की जाएगी, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट कितने की है, 6,000 की है। कितने की है, 6,000 की, सॉरी इंस्टॉलमेंट में जाएगा ये। पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है, 6,000 की है। कितने की है इंस्टॉलमेंट, 6,000 की है ना। अब ये जो 6,000 की इंस्टॉलमेंट है, इस पर कितने का इंटरेस्ट लग रहा है, तो बेटा देखो इंटरेस्ट 6,000 पर लगेगा कि 11,980 पर लगेगा, 11,980 पर लगेगा, क्योंकि बैलेंस पर लगता है। तो 11,980 का कितना परसेंट, 5%, तो 5/100। तो ये कैलकुलेट होकर के आ जाएगा 12 पंजे 60, 599। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमें जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने की पे करनी है, 6,000 माइनस 500, 5,500 और 5,599, 401 और 5,401 आ जाएगा। ठीक है। अब कितना बैलेंस बच गया, अब वो देख लो भाई। ये बात समझ में आ गई। देखो बहुत सीधी सी बात है कि आपने 15,980 रुपये का पेमेंट करना था, जिसमें से आप 4,000 का पेमेंट कर चुके हो। तो अब आपको कितने का पेमेंट करना है, 11,980। 11,980 का 5% कितना निकल गया, 599। तो 599 आपको क्या है, इंटरेस्ट पे करना है। लेकिन पहली जो इंस्टॉलमेंट जा रही है वो कितने की जा रही है, 6,000 की। अब 6,000 में 599 क्या है हमारे, इंटरेस्ट के हैं। तो 5,401 रुपये किसके हो गए, कैश प्राइस के हो गए। तो कैश इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, कैश प्लस इंटरेस्ट। तो कैश कितने का है, 5,401 और इंटरेस्ट कितने का है, 599। तो हो गए ना 6,000, यही तो इंस्टॉलमेंट होती है। तो 5,401 क्या हो गया, हमारी कैश प्राइस हो गई, और 599 क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया। इन दोनों को प्लस करके क्या बन गया, इंस्टॉलमेंट बन गया। क्लियर हो गई ये वाली बात, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, है ना। अब देखो कितने रुपए बच रहे हैं, देखो कितने रुपए बचते हैं, 9 रुपये तो यहाँ पे बच गए, और 7 यहाँ पर बच गए, और 5 यहाँ पर बच गए, और 6,000 यहाँ पे बच गए। तो ये वापस से क्या आ गया, तुम्हारा बैलेंस आ गया इसका। अब क्या होगा, अब सेकंड इंस्टॉलमेंट का पेमेंट होगा। तो जब हम सेकंड इंस्टॉलमेंट को पे करेंगे, तो सिमिलरली सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की है, 5,000 की है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई, 5,000 की हो गई। अब जो इंटरेस्ट लेकिन लगेगा वो कितने पर लगेगा, 6,579, यानी 6,579 मल्टीप्लाई बाय 5/100। और इसका जो इंटरेस्ट निकल करके आएगा वो निकल करके आएगा 329। कितना निकल करके आएगा, 329। अब वापस से भी 5,000 का इंस्टॉलमेंट है, 329 किस चीज़ के हैं, इंटरेस्ट के। तो कैश प्राइस कितना होना चाहिए, तो 5, 10, 13, 7, 4, 4, 6, 7, 1, 4, 6, 7, 1 माइनस कर दो, है ना। तो जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1908। कितना आ जाएगा, 1908। और इसको हम क्या कहेंगे साहब, इसको हम कहेंगे बैलेंस। क्या कहेंगे, इसको हम बैलेंस कहेंगे। अब यहाँ पे देखो, अब हमें फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करनी है, क्या करनी है, फाइनल इंस्टॉलमेंट पे करनी है। लेकिन फाइनल इंस्टॉलमेंट है कितने की, 2,000 की। तो अब आपको 1,908 रुपये का 5% निकालने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि मैं अब बताऊंगा, क्योंकि ये फाइनल पेमेंट है। भाई फाइनल पेमेंट में आपको कितने देने हैं, 1,908 रुपये देना है। तो आपको पेमेंट कितने का करना है, आपको पेमेंट करना है कितने का, 2,000 का। 2,000 में से आपका कैश प्राइस कितने का है, 1,908 का। तो आपका कितने रुपए का अमाउंट हो गया, 92। तो 92 रुपीज़ क्या होगा, इंटरेस्ट होगा। और इस तरह से आपने 1,908 रुपये का क्या कर दिया, पेमेंट कर दिया, और आपकी अमाउंट हो गई पूरी। अब जब आप इसको देखोगे ना,
इसका टोटल करोगे तो इसका टोटल कितना निकल करके आ जाएगा 1020 लगभग आ जाएगा। 9 9 9 18 19 20, 2 और 9 11, 11 और 9 20 और 2 22, 2 5 7 3 10 आ गया ना 1020। और इंस्टॉलमेंट का टोटल कर लो 4 5 11 और 2 11 और 2 13, 13 और 4 17, 17,000 आ गया। और ये है ही, और 15,980 में से 17,000 माइनस करोगे तो 1,020 आ जाएगा। क्या ये वाली बात क्लियर हो गई है ना? इसको एक बार ना करके देख लेना, तो यहीं से ना आपसे बहुत सारी चीजें पूछ लेगा। क्लियर हो गई ये वाली बात? इसको एक तरह से ये समझ लो कि 17,000 में से हमने 15,980 क्या करे माइनस करे, तो हमारा कितना बचा? 1,020 हमारा क्या आ गया? बैलेंस आ गया। ये हमारा क्या है? ये हमारा आपका इंस्टॉलमेंट है, ये हमारा कैश प्राइस है, और ये हमारा क्या आ गया? इंटरेस्ट आ गया। ठीक है ना? या ये कह लो कि कैश प्राइस में इंटरेस्ट ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? आपका इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। पहली बार आपको जो पेमेंट बच रहा था 11,980 का बच रहा था, तो उसका 5% निकाल लिया आपने, है ना? कितना बच रहा था? 11,980 का 5% निकाल लिया, तो कितना आया आपका? 599। और इस वक्त आपने इंस्टॉलमेंट कितने की दी थी? 6,000 रुपये की दी थी, है ना? दूसरी बार जब आपने इसका पेमेंट करा, तो जब आपने इसका पेमेंट करा तो आपके पास इंस्टॉलमेंट कितने की बची थी? 6,579, 6579। तो 6579 इसका 5% जब आपने निकाला 6579 का, तो आपका कितना बचा? 329। और इस पर आपने इंस्टॉलमेंट कितने की पे करी थी? 5,000 की। ठीक है, अब जब आपने इसके बाद आपका बचा 1908 रुपये, तो 1908 को आपने डायरेक्ट निकाल दिया, जिसका आंसर आया था 92। और यहाँ पर आपने कितने का पेमेंट करा था? 2,000 का। तो इसका मतलब ये है कि 6,000 में से जब आपने 599 माइनस किया तो आपका बचा 5401। और इसमें से जब आपने 5,000 में से जब आपने इसको माइनस करे तो आपका बैलेंस बचा 4671। और यहाँ पर आपका जो 908 बचे ही बचा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। कुल मिलाकर के अपने को आना चाहिए, है ना? देखो यहाँ पर क्या दे रखा है ना, इस वाले ये वाला क्वेश्चन और भी ज्यादा प्यारा है। इंटरेस्ट दे रखा है, डाउन पेमेंट दे रखा है, इंस्टॉलमेंट दे रखा है, सेकंड इंस्टॉलमेंट और लास्ट। यहाँ पर कैश प्राइस निकालना है। तो अभी तो आप ऊपर से नीचे चल रहा था, अब आप उल्टा चलोगे। कहानी सब जगह सेम ही रहेगी। पर्टिकुलर्स, कैश प्राइस, इंटरेस्ट और इंस्टॉलमेंट। और इंस्टॉलमेंट। अब यहाँ पर देखो, सबसे पहले आप कितने नीचे से ऊपर चल रहे हैं ना? कहाँ से चल रहे हैं? नीचे से ऊपर चलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले 700 ले लो, फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट से शुरू करेंगे। अब उल्टा चलेंगे, तो लास्ट में आपने कितने का कैश प्राइस देना है? 700 रुपये मान लो, चलो 700 रुपये। अब इंटरेस्ट कितने पर लगेगा? 700 पर लगेगा। लेकिन यहाँ पर 5/100 नहीं होगा, यहाँ पर होगा 505। क्यों? क्योंकि आपको क्या निकालना है? आपको आफ्टर निकालना है ना? क्या निकालना है? आफ्टर निकालना है। तो इसमें जो है वो इंटरेस्ट क्या है? इंक्लूडेड है। इसमें इंटरेस्ट क्या है? वो इंक्लूडेड है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका निकल करके आएगा 33। तो इसका मतलब ये है कि 700 माइनस 33 दैट लीड्स टू 667। क्या आएगा? 667। अब अगर हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करेंगे तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट हमने कितने की दे रखी है भाई? 300 की दे रखी है। कितने की दे रखी है? 300 की। तो अब हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 300 प्लस 667, ये 667 क्या होगा? प्लस होगा, मल्टीप्लाई 5/105 दैट इज इक्वल टू द 46 रुपीज। तो अब यहाँ पर भी वही करो, 300 माइनस 46 दैट इज इक्वल टू 254। अब आपकी आ गई क्या? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने कितने की दी है? 400 रुपये की। अब इसमें क्या करेंगे सर? 400 प्लस 254 प्लस 667 मल्टीप्लाई 5/105। अब इसको ना एक बार सॉल्व कर लेते हैं। तो 400, एक बार रुक जा भाई, 251 प्लस 667 है ना? तो इसका टोटल आ गया 1318 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाय 105 दैट इज इक्वल टू द अब आ गया 63 रुपीज।
कितना आ गया 63। तो 400 में से कितना माइनस कर दो, 63 माइनस कर दो, तो कितना निकल करके आ जाएगा 337 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 337। अब आपका डाउन पेमेंट गया ही गया है, कितने का गया है 800 रुपये का। यहाँ पर इंटरेस्ट निकलेगा ही नहीं इस पे। तो अगर हम इसको टोटल करें तो कितना आ गया 0 0 8 4 12 12 और 7 19 20 और 2 2200 रुपये। और यहाँ पर ये कितना आ गया, इसको अगर हम टोटल करें तो 337 प्लस 254 प्लस 667 प्लस 800 दैट इज इक्वल टू 2058 है ना, 2058 क्लियर है। और इसमें से अगर हम इंटरेस्ट को क्या कर दें, तो इसका डिफरेंस, इंटरेस्ट का डिफरेंस इंटरेस्ट निकाल लो, 63 46 और 33 दैट इज 142, ठीक है ना, दैट इज 142। क्लियर है ये वाली बात। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, इनको सॉल्व कर सकते हो। हायर परचेज से रिलेटेड अगर कहीं पे भी कोई क्वेरी आती है, देखिए इससे ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन ना तो बना है और ना ही पूछा जाएगा, ठीक है। अगर आपने इतना कर लिया और इतना आपको आता है तो इट इज़ मोर देन सफिशिएंट। ये बहुत ज़्यादा है जो मैंने आपको कराया है, और मैंने तो आपको दोनों ही क्वेश्चन करा दिए। अब चाहे वो पहले वाले क्वेश्चन पैटर्न को देख ले या दूसरे वाले पैटर्न को भेज करके आपसे क्वेश्चन पूछ ले। अगर आपको आता है और आपने वीडियो को देख रखा है तो आप उस क्वेश्चन को 101% क्या कर देंगे। जितने भी पीजीटी कॉमर्स दे रहे हो उनमें इस तरह के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, चाहे तो एग्जाम्स उठा करके देख लेना। बाकी आपको सेशन कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, एक बार आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता दीजिए ताकि मुझे उसका रिव्यू और फीडबैक मिल सके। तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, जो कि मेरे लिए क्या होता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी बने रहिए अधिगम मंत्रा के साथ, और डेली हम इसी तरह से जो है कॉन्सेप्ट्स करते रहेंगे। और प्रयास है कॉमर्स के सभी कॉन्सेप्ट्स, प्रयास क्या 101% आपको, अब तो श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ कि 101% आपको आने वाले कुछ समय बाद सारे ही कॉन्सेप्ट जो है कॉमर्स से रिलेटेड वो आपको अधिगम मंत्रा पर देखने को मिल जाएंगे। तो इसी बात पर फटाफट से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल से जुड़ सकें और अपनी कॉमर्स की प्रिपरेशन को एक नया आयाम दे सकें और एक नए लेवल पर हम लोग जा सकें। मिलेंगे कल आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।